शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में हम एक बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर में है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है ना बेटा? तो हम फोटोसिंथेसिस में क्या देख चुके? पिछली 2 क्लास में हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस ओवरऑल किस तरह का मैकेनिज्म है, किस तरह की प्रोसेस है, तो उसका हमने एक आउटलुक लिया हमने। फिर ये भी देखा हमने कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा हमने कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को जो है वो डेवलप किया गया, कैसे पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट समझा गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज हम आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप उसके उत्तर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यदि आप उत्तर नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी, है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो ये है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और आपको ये बताना है बेटा कि इस एक्सपेरिमेंट से, जो पिछले का एक्सपेरिमेंट था, उससे क्या सिद्ध होता है, व्हाट ही वांट टू एक्सप्लेन, वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। ठीक है, इस इमेज को देखिए, बताइए कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था। जो पिछले का एक्सपेरिमेंट था इसका पर्पस क्या था, ये आपको बतलाना है। ठीक है, क्लियर? आपको यह भी बतलाना है कि क्या होती है वाइटल एयर, क्या होती है वाइटल एयर, और क्या होती है बेटा फिक्स्ड एयर। वाइटल एयर क्या होती है, फिक्स्ड एयर क्या होती है, दोनों भी आपको बतलाना है। के नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहचानिए कि ये एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने किया। नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम बतलाइए जिसने ये प्रयोग किया। के और इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था। नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम बताइए और इस एक्सपेरिमेंट को करने का पर्पस बताइए कि इससे क्या मालूम चला हमको। ठीक है, क्लियर? चलिए, बताएंगे आप मुझे कि एक तीसरा, देखो ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, समझ गए ना? चुपचाप साइलेंट नहीं बैठना हमको कितके। ठीक है, आप साइलेंट बचेंगे तो मैं हो जाऊंगा फिर वायलेंट, है ना? ठीक है, इसलिए आपको साइलेंस, आपको आंसर देना बेटा। के आपको बताना यह है कि जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये इमेज जो दिखाई पड़ रहा है, कि ये इस इमेज को, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कि यानी साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने ये प्रयोग किया। ठीक है, दूसरा ये है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, और ये जो एल्गी है इस एल्गी का नाम क्या है, कि ये कौन सा एल्गी है इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको, के ये क्या है, के और ये क्या इसका पर्पस है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक्सपेरिमेंट, वो किस साइंटिस्ट ने किया था, वो क्या पर्पस था इसके पीछे, और जो है वो एल्गी कौन सा है यहाँ पर। ठीक है, जो फिलामेंट ऑफ एल्गी कौन सा एल्गी यहाँ पर यूज किया गया, आपको आंसर करना है एज पर एनसीईआरटी आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए, तो पिछली क्लास में हमने देखा था बेसिक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को देखा था हमने बात किया था कि CO2 H2O यानी वाटर के और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से कैसे फूड मॉलिक्यूल बनता है, और हमने कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल भी रिक्रिएट होता है और इसके अलावा ऑक्सीजन बाहर निकलती है। साफ साफ देखा था, हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 का होता है रिडक्शन और वाटर का होता है, क्या बात है, बोले सुन लिया, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलो, फिर ये भी देखा था हमने कि कौन कहां जाता है। तो ये जो है ना, एरो याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ABC बॉक्स नीचे बना देंगे उठ के, तो आपको याद रखना है बेटा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो कार्बन है और ऑक्सीजन है वो CO2 से आता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो कहां से आता है, वो पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के रूप में यूज करता है उससे आता है, और वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो भी CO2 से आता है। ठीक है, और जो मुक्त ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो वाटर के टूटने से बाहर निकलता है। क्लियर? ठीक, अब चलिए, अब हम थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विथ इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। देखो, अब सबसे बड़ी बात, हम ये बात, एक बात हम जानते हैं कि हमें पता है
कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां पर होती है, वो पौधों के हरे भागों में, ग्रीन पार्ट्स में, जो क्लोरोप्लास्ट होता है सेल, ग्रीन सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर होता है। मैंने पिछली क्लास में ये भी पूछा था आपसे कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट उसका लोकेशन, क्लोरोफिल का लोकेशन क्या है, तो जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है उसका लोकेशन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं जिन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं, और वो थैलेकॉइड में आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलता है। ठीक है, देखिए within the chloroplast there is membranous system consisting of grana, the stoma lamella and the matrix stoma। के ये सब वर्ड के मतलब एकदम साफ साफ मालूम होना चाहिए। देखो बेटा, हमें मालूम है कि एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इसमें एक मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया क्या, ये हो गई बेटा क्लोरोप्लास्ट की जो है वो प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्टिडियल मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। और अंदर, इसके अंदर जो है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया है बेटा इनर मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और जो लिक्विड या द्रव, जो द्रव उसके अंदर भरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है, उसे क्या होता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा कहते हैं, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा में आपको जो है वो ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, इन्हें हम थैलेकॉइड कहते हैं। और एक के ऊपर ये एक अपने आप को ये अरेंज करते हैं, एक के ऊपर एक अपने आप को ये अरेंज करते हैं, और थैलेकॉइड के इन ढेर को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक, एक स्ट्रक्चर क्या है, एक अकेला कहलाएगा बेटा, क्या, एक अकेले को बोलेंगे हम क्या, इसे बोलेंगे हम थैलेकॉइड बोलेंगे हम, है ना। ठीक है, और पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ क्या कहलाएगा, इसे बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे ग्रेना, इसे हम ग्रेना बोलेंगे हम। ठीक है, और दो ग्रेना को जोड़ने वाले चैनल को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम स्ट्रोमा लेमिली बोलेंगे इसको हम। जो दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट करता है वो क्या है, वो है स्ट्रोमा लेमिली है वो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में रहना चाहिए आपके, क्योंकि देखो थैलेकॉइड क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा लेमिली या फ्रेट चैनल क्या होते हैं, एकदम दिमाग में इमेज क्लियर रहना चाहिए। ग्रेना किससे बनता है, एक के ऊपर एक थैलेकॉइड अरेंज होता है, तो फिर क्या बनता है, उससे ग्रेना बनता है। ग्रेना इज बेसिकली पाइल और एक ढेर होता है थैलेकॉइड का। क्लियर, ठीक है। तो देखिए अब इसका मतलब ये हो गया, देयर इज क्लियर, अब बड़ा अच्छा लिखा है, देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेवर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये मैं कह रहा हूं आपसे, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, समझ लेना आपके, ये एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट में आपको क्लियर डिवीजन ऑफ लेवर देखने मिलता है यहां पर, कि मतलब यह है कि थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, थैलेकॉइड लाइट रिएक्शन को करता है, और स्ट्रोमा के अंदर जो है वो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, जो CO2 के रिडक्शन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, CO2 को जो शुगर में कन्वर्ट करता है। तो डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर, लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना के अंदर, थैलेकॉइड के अंदर। तो साफ साफ डिवीजन ऑफ लेवर आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने मिलता है कि अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of ATP and NADPH के। तो देखिए membrane system मतलब है कि जो थैलेकॉइड की membrane है उसमें आपको क्लोरोफिल पिगमेंट ढेर के रूप में देखने मिलेगा, ऐसे पैकेट्स देखने मिलेंगे, और उन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अच्छे से पढ़ाया हुआ हूं। उन पैकेट को बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम के, क्वांटम एनर्जी सोलर एनर्जी के, सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर। तो हमने कहा था एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, और उसमें से भी 170 क्लोरोफिल ए होते हैं, रेस्ट ऑफ दी क्लोरोफिल बी होते हैं। क्लियर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है उसमें क्वांटासोम है, वहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद वो एटी, और इसके अलावा वो किस में भाग लेता है, वो भाग लेता है लाइट रिएक्शन में। ये भाग लेते हैं लाइट रिएक्शन में भाग लेते हैं, और लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, एटीपी बनता है, NADPH बनता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और एटीपी और NADPH बनते हैं। कैसे बनते हैं हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ठीक है, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार। अब ये एंजाइम यहां पर कौन सा है, यहां पर जो एंजाइम है वो है रुबिस्को। ठीक है, दिस इज द मेन एंजाइम, दिस इज द मेन एंजाइम ऑफ द डार्क रिएक्शन, जो CO2 का रिडक्शन करवाता है, दिस इज द मेन एंजाइम के। और याद रखिए रुबिस्को वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे अधिक बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मिलने वाला मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो स्ट्रोमा है उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, और ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है ना, ये बेसिकली क्या, इन्हें कहते हैं हम क्यूमुलेटिवली, इनको बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अंधेरे में होती है, इसका मतलब ये होता है कि दे डोंट नीड डायरेक्ट सनलाइट, सीधे सनलाइट की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है, बट दे डिपेंड अपॉन दी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, परंतु ये लाइट रिएक्शन के उत्पादों पर निर्भर करती है। मतलब लाइट रिएक्शन से जो एटीपी बन रहा होता है ना, वो यहां पर इस्तेमाल होता है। लाइट रिएक्शन में जो NADPH बन रहा होता है वो यहां पर डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। तो मतलब लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, ATP और NADPH, इनका इस्तेमाल हम डार्क रिएक्शन में करते हैं। ठीक है, the former set of reaction since they are directly light driven are called the light reaction और photochemical reaction। ठीक है, ये कहां होती है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहां होती है, ये होती है ग्रेना में, ग्रेना में होती है, मतलब थैलेकॉइड में होती है। ठीक है, क्लियर, एकदम बेटा। जो एक एक जो बता रहा हूं, एक एक लाइन आपको ये बता रहा हूं, एनसीईआरटी के यहां से क्वेश्चन आया हुआ के। तो पहला सेट ऑफ रिएक्शन जो सीधा सनलाइट से चलता है, लाइट पर डिपेंडेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं या लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ग्रेना थैलेकॉइड में होती है के। और दूसरा वाला जो हमने बात किया कि स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, द लेटर वाज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, ATP NADPH के, याद रखिए। यदि ATP और NADPH नहीं मिलेंगे तो डार्क रिएक्शन ऑपरेट नहीं हो सकती है। डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो ऊर्जा होती है, ATP के फॉर्म में आती है, जो लाइट रिएक्शन से ATP मिलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और CO2 को रिड्यूस करना है तो यू नीड हाइड्रोजन, आपको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी लाइट रिएक्शन से, वाटर के टूटने से आता है। तो ATP NADPH पर जो लाइट रिएक्शन के उत्पाद हैं, जो लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट हैं, उनका इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में। क्लियर, अब हम इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये इसमें डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और बेसिकली ये होते हैं कार्बन रिएक्शन। ये कहां पर होते हैं, इसके एंजाइम आपको स्ट्रोमा में देखने मिलते हैं, एंड इट इज एन एंजाइमेटिक, ये पूरी तरीके से एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, पूरी तरीके से एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड है, लिख लेना बेटा। जो डार्क रिएक्शन होती है उनको हम कार्बन रिएक्शंस भी कहते हैं। जैसे हमने कहा था ना, लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ऐसे डार्क रिएक्शंस को हम कार्बन रिएक्शंस भी कहते हैं, और ये स्टोमा में होती है, प्योरली एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो याद रखना बेटा कि यहां पर जो है वो however this should not be considered that to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent। याद रखिए, गलती मत करना इस बात की कि आप ये समझ लो कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्चुअली डार्क रिएक्शन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, पर डायरेक्ट सनलाइट से वो नहीं चलती है। ठीक है, क्लियर। अब ये एनसीईआरटी का इमेज है, फिगर 13.2, एकदम दिमाग में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन आपको दिखाई पड़ रही है। फिर आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा ग्रेना दिखाई पड़ रहा है। एक एक ग्रेना को बनाने वाले थैलेकॉइड हैं, दो ग्रेना को जोड़ने वाला क्या है, स्ट्रोमा लैमेली दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड भरा है वो स्ट्रोमा है इसमें। फिर आपको स्टार्च ग्रेन्यूल दिखाई पड़ रहा है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि यहाँ पे शुगर बनती है और स्टोर भी होती है। ठीक है, कुछ लिपिड ड्रॉपलेट दिखाई पड़ रहे हैं, और राइबोसोम दिखाई पड़ रहे हैं, और जो राइबोसोम यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं वो होते हैं 70S राइबोसोम। ये क्या होते हैं, ये प्रोक्रियोटिक के समान 70S राइबोसोम होते हैं। क्लियर। इसके अलावा कुछ सर्कुलर डीएनए, कुछ हमको गोलाकार सर्कुलर डीएनए भी हमको यहां पर देखने मिलता है, और ये गोलाकार सर्कुलर डीएनए CP-DNA कहलाता है। इसको हम क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए कहते हैं, जो मैटरनल इनहेरिटेंस, मातृत्व वंशागति में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर। तो देखो बेटा, पिगमेंट्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली दी रिसेप्टर्स ऑफ लाइट। ये लाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। याद रखिएगा, जो पिगमेंट जिस कलर का दिखाई पड़ता है ना, जो पिगमेंट आपको जिस कलर का दिखाई पड़ता है वही कलर उस पिगमेंट के लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि पिगमेंट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वैसे रंग का दिखाई पड़ता है वो। ठीक है, पिगमेंट आर सब्सटेंसेस दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। पिगमेंट वे पदार्थ होते हैं जो विजिबल लाइट को, दृश्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, या हम सब जानते हैं नेचर ऑफ सनलाइट। हमें मालूम है कि सनलाइट जो होती है बेसिकली इट्स ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। आपको सर ने फिजिक्स में पढ़ाया होगा, ठीक है, एंड इट विच ट्रेवल्स इन वेव्स के। और अभी आपको फिजिक्स में सर ने वेव्स ऑफ चैप्टर ही पढ़ाया रिसेंटली, तो आपको पता है कि वेव्स जो है वो कैसे बनते हैं के। तो मतलब जो नेचर ऑफ सनलाइट है ये है कि लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक फॉर्म होता है, वेव्स के रूप में ट्रेवल करता है के। और ये जो वेव्स होती है ना, दे आर हैविंग दी एनर्जी के। हम इतना भी जानते हैं E बराबर
SC बाई लैम्डा, ठीक है, हमें मालूम है एनर्जी इज इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा के, वेवलेंथ जितना कम होगा ऊर्जा उतना अधिक होगा, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने आपसे बार बार कहा है इस बात को कि जो रिफ्लेक्टेड कलर होता है उसको हमारी आई देख पाती है, और इसलिए जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, इसको हम ग्रीन के पिगमेंट क्लोरोफिल कहते हैं, उसके लिए ग्रीन कलर किसी काम का नहीं है क्योंकि वो उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए अब ये हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल का हम जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर देंगे, एक क्वेश्चन मैं आपसे और कर रहा हूं बेटा, उसका उत्तर देना जरूर ढूंढ के बताइएगा। किसने पहली बार क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को बतलाया था, के स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कि मैं लिखवाया हूं के, यानी किसने पहली बार जो है वो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को समझाया था, बतलाया था, के आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहां होते हैं। देखो मैंने कहा आपसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ग्रेना है, ग्रेना एक जो है वो कई सारे थैलेकॉइड के मिलने पर बने होते हैं। थैलेकॉइड में हम देख रहे हैं, थैलेकॉइड में बाकायदा जो है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को यदि हम देखें यहाँ पे तो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में आपको धसे हुए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के जो है गुच्छे दिखाई पड़ेंगे जिन्हें हम क्वांटासोम्स कहते हैं इनके। और जब आप एक क्लोरोफिल को देखोगे तो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो है वो एक हेड होता है और एक टेल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में आपको बाकायदा हेड देखने मिलेगा आपको और टेल देखने मिलेगी आपको, टेल जो होती है हाइड्रोकार्बन से बनी टेल होती है, टेल जो होती है वो हाइड्रोकार्बन टेल होती है C20H39OH, ठीक है, दिस इज द टेल ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं फाइटॉल। चूंकि OH लगा है अल्कोहल है तो इसे हम बोलते हैं फाइटॉल टेल बोलते हैं, इसको हम फाइटॉल टेल कहते हैं, इसको हम क्लियर। C20H39OH इज दी फाइटॉल टेल जो क्लोरोफिल में जुड़ा होता है। तो हम देखते हैं बेटा कि इसमें जो है वो हाइड्रोकार्बन टेल आपको दिखाई पड़ रहा है, और आप देख रहे हैं हेड देख रहे हैं, हेड को बोलते हैं हम पोरफायरिन रिंग बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग बोलते हैं, हेड को हम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स हेड बोलते हैं इसको। तो पोरफायरिन रिंग जो होता है वो होता है लाइट एब्जॉर्ब। याद रखिएगा क्लोरोफिल की जो टेल होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्लोरोफिल का जो हेड होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और हेड में जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है। देखिए आप ये मैग्नीशियम की सीधी मैग्नीशियम के जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है, ठीक है, जहां पर पूरा क्लोरोफिल का हेड के चारों यानी एक क्लोरोफिल में 4 पोरफायरिन रिंग होती है, चार पोरफायरिन समूह होते हैं, वो सभी के सभी मैग्नीशियम पर आकर जुड़े होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए और बी में फर्क इतना होता है कि क्लोरोफिल ए में जो है वो आपको मिथाइल ग्रुप देखने मिलेगा, क्लोरोफिल बी में आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने मिलेगा, आपको एक पायरोल रिंग में आपको एक पोरफायरिन रिंग में आपको क्लोरोफिल ए में जो है वो मिथाइल ग्रुप देखने मिलेगा, क्लोरोफिल बी में आपको जो है एल्डिहाइड ग्रुप देखने मिलेगा, ठीक है। देखो बेटा एक बात हम समझे, मैंने आपको कई बड़े जो है वो डीप सीटेड फैक्ट बताया आपको कि क्लोरोफिल का जो हेड है वो लाइट ट्रैप करता है, टेल लाइट ट्रैप नहीं करती, टेल फाइटल टेल होती है। छोटी छोटी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये सब एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना आप, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक देखिए अब आपकी बुक में लिखे 4, आपकी बुक में एनसीईआरटी में 4 लिखे, हम 4 पर बात करेंगे। 4 मतलब क्लोरोफिल ए को अलग लिखा उन्होंने, क्लोरोफिल बी को उन्होंने अलग लिखा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर उन्होंने जो है वो कैरोटीनॉइड फाइकोबिलेंस अलग कर दिए। तो अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से कि यहाँ पर हम जो है जो कन्वेंशन है हम बोलेंगे क्लोरोफिल ए और बी को हम भी अलग अलग मान लेंगे। हालांकि क्लोरोफिल जो है वो 7 टाइप का होता है, अधिक तरह का होता है, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए आप कि ब्रॉडली मोटे तौर पर पिगमेंट जो है 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो क्लोरोफिल्स होते हैं, दूसरे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और तीसरे फाइकोबिलीन्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के। आप टेल देख रहे हैं, टेल के अलावा आपको हेड दिखाई पड़ रहा है। हेड वाला हिस्सा कौन सा बेटा? दिस इज द हेड, दिस इज द टेल, है ना, और ये है मैग्नीशियम सेंट्रल एटम, मैग्नीशियम आयन, ठीक है ना। चलिए पहले क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल इज ए वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्लोरोफिल जो होता है पानी में घुलनशील नहीं होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये विलय होता है, याद रखना है हमको के। क्लोरोफिल को बनाने के लिए आप प्लांट क्लोरोफिल को कैसे बनाते हैं? तो क्लोरोफिल को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। मेरी बात ध्यान से के, यानी क्लोरोफिल को बनाने के लिए जिन रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थों की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है, जो कि हमको क्रेब्स साइकिल से मिलता है, ठीक है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में आता है, रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होती है ना, उसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। ग्लाइसिन एमिनो एसिड, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन। आयरन बिहेव एज ए कैटलिस्ट के ये
क्लोरोफिल के निर्माण में कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। मैग्नीशियम इज द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम होता है, सेंटर एटम के रूप में काम करता है, ठीक है। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर दी पोरफायरिन, पोरफायरिन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ग्लाइसिन एमिनो एसिड और सक्सेनाइल कोएंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल बनने के पहले जो प्रिकर्सर बनता है ना, क्लोरोफिल का ठीक पहले वाला स्टेज है, एक मैच्योर या कंप्लीट क्लोरोफिल बनने के पहले बेटा जो प्रिकर्सर बनता है, पूर्वगामी बनता है, मतलब कोई स्ट्रक्चर, जैसे इसका मतलब क्या होता है, कई बार हम प्रिकर्सर का मतलब नहीं समझ पाते हैं। प्रिकर्सर का मतलब जैसे घर में रोटी बनती है, मम्मी ने रोटी को आटा गूंथ लिया है, एक हिस्सा तोड़ लिया है, रोटी को बेल लिया है, और रोटी जो है वो सिकने के लिए तवे पे रखा हुआ है। अभी रोटी सिका नहीं है, रोटी तवे पर सिकने के लिए डाला हुआ है, तो वो प्रिकर्सर है रोटी का। और थोड़ी देर बाद रोटी सिककर आपके हाथ में आपको मिल जाएगी खाने के लिए, ऐसी होता है घर में, ठीक है। तो जो तब जब तक वो रोटी तवे पर रखी वो प्रिकर्सर है, वो एक्चुअल रोटी नहीं बनी है, वो कच्ची हुई वो, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी कई सारे स्टेप के बाद बनता है, और लास्ट में मैच्योर क्लोरोफिल बनने के पहले के ठीक पहले वाली स्टेज क्या होती है, इसे हम प्रोटोक्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। याद रखना, प्रोटोक्लोरोफिल और क्लोरोफिल में जो अंतर होता है वो 2 हाइड्रोजन एटम का अंतर होता है। और मजे की बात ये कि ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो सनलाइट में जुड़ते हैं एंजियोस्पर्म में, यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनमें ये 2 हाइड्रोजन एटम जो प्रोटोक्लोरोफिल और क्लोरोफिल के बीच में जिनका डिफरेंस होता है वो भी 4th पायरल रिंग में होता है। मतलब प्रोटोक्लोरोफिल और क्लोरोफिल के बीच में 2 हाइड्रोजन एटम का अंतर होता है, वो भी होता है 4th पायरल रिंग में, वो डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर। और इसको इन 2 हाइड्रोजन एटम को जोड़ने के लिए यानी प्रोटोक्लोरोफिल में आप 2 हाइड्रोजन एटम को जोड़ दोगे 4th पायरल रिंग के अंदर, तो बन जाएगा आपका एक्चुअल क्लोरोफिल बन जाएगा, ठीक है। इसे जोड़ने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जब पौधों को उठा के आप अंधेरे में रखते हो ना, सुनो बात ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहां इधर उधर, इधर देख ले भैया, कि आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। क्या बोला मैंने आपसे, मैंने बोला आपसे इसीलिए पौधों को उठा के जब अंधेरे में अंदर रख लेते हैं ना हम घर के अंदर, ठीक है, तो पौधे पीले पड़ जाते हैं। पानी भी दिया आपने, ठीक है, लेकिन क्यों, क्योंकि उनका क्लोरोफिल का बनना, प्रोटोक्लोरोफिल बनने के बाद वो मैच्योर क्लोरोफिल बन ही नहीं पाता उनमें, ठीक है, इसलिए पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। और इस चीज को, इस समस्या को क्या बोलते हैं, इस समस्या को हम बोलते हैं इटियोलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इटियोलेशन के। यानी क्या किया आपने, आपने एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट को उठा के अंधेरे में रख दिया है, तो अंधेरे में लाइट नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी तो प्रोटोक्लोरोफिल से क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। इस लक्षण को बोलेंगे हम इटियोलेशन बोलेंगे, कि पत्तियां पीली पड़ जाएंगी यहां पर, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि क्लोरोफिल का प्रिकर्सर है प्रोटोक्लोरोफिल, प्रोटोक्लोरोफिल और क्लोरोफिल के बीच में जो है 2 हाइड्रोजन एटम का अंतर होता है, जुड़ जाएगा लाइट की प्रेजेंस में तो बन जाएगा क्लोरोफिल बन जाएगा, ठीक है। और प्रोटोक्लोरोफिल में 2 हाइड्रोजन एटम कहां पे कम होते हैं, वो 4th पायरल रिंग में 7th और 8th कार्बन में कम होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल जो होते हैं वो मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड होते हैं, इनमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जिसे हम लिपोफिलिक या फाइटोल टेल भी कहते हैं। C20H39OH उसका फॉर्मूला होता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, और टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है इसमें। और मैग्नीशियम पोरफायरिन कंपाउंड होते हैं, एक मैग्नीशियम एटम सेंटर में होता है, चारों ओर 4 पोरफायरिन रिंग होती है, पायरल रिंग होती है इसमें, ठीक है। देखिए इमेज को ध्यान से देखिए, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है बेटा, उसमें यदि हम गौर से देखें तो हम क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि पोरफायरिन रिंग जो होती है वो 4 पायरल रिंग से बनी होती है, बीच में मैग्नीशियम एटम होता है एक, ठीक है, इसीलिए इसको हम टेट्रा पायरल रिंग भी कहते हैं, टेट्रा पायरल रिंग भी कहते हैं। और हेड का साइज कितना होता है, वो 15 × 50 एंगस्ट्रॉम हेड का साइज होता है, और टेल का साइज होता है, टेल की लेंथ होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये छोटे छोटे जो बेटा आंकड़े हैं, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में नहीं दे रखी है, लेकिन एग्जाम में आती है बॉस, आती बेटा, ठीक है ना। इसलिए एकदम अटेंटिव होकर सुनेंगे बात को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्नॉफ एंड एलन के, भैया देखो बता दो, अर्नॉफ और एलन बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, समझ गए मेरा इशारा। ये कहीं किताब अपने लोकल में किसी ने नहीं बनाया कि भारत के किसी आदमी ने जो है वो ये खोज लिया हो, ठीक है ना। तो अर्नॉफ और एलन जो है उन्होंने 7 प्रकार के क्लोरोफिल उन्होंने बतलाए। क्लोरोफिल ए जो है वो है C55H72O5N4Mg, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg, और इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है, यानी ऐसा प्रकृति में कोई जीव नहीं है जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता हो और उसके पास क्लोरोफिल ए ना हो।
क्लोरोफिल ए आपको ब्लू ग्रीन एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सब में देखने मिलेगा। क्लोरोफिल ए ही वो क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में एक्साइटेड होकर क्लोरोफिल जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, chlorophyll A is the only molecule that is important, very very important for the photosynthetic light reaction. It is the molecule that releases the electron during the light reaction के मतलब इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और रिलीज होगा और उसी इलेक्ट्रॉन से फिर आगे जाए लाइट रिएक्शन ऑपरेट होगा। कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। हम ये बात समझ चुके हैं कि ऐसा प्रकृति में कोई जीव नहीं है जिसके पास क्लोरोफिल ए, जिसके पास जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता हो और क्लोरोफिल ए ना हो उसके पास में। यदि उसके पास क्लोरोफिल ए नहीं है तो वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। क्लियर। फिर क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है C50H70O6N4Mg विथ एल्डिहाइड ग्रुप। याद रखिए क्लोरोफिल बी आपको हायर प्लांट्स में और ग्रीन एल्गी में देखने मिलता है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो सपोर्टिंग पिगमेंट के रूप में काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता है। एंड जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, लाइट रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है, वो क्लोरोफिल ए ही होता है। क्लोरोफिल बी इस सपोर्टिंग क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल ए के फंक्शन को सपोर्ट करता है, एक एंटीना मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। किसी भी प्लांट के अंदर यदि आप क्लोरोफिल ए और बी का रेशियो देखेंगे तो 3:1 देखने मिलेगा आपको। मतलब क्लोरोफिल ए हमेशा 3 टाइम मोर होगा एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी की तुलना में। ठीक है। क्लोरोफिल बी जो है वो आपको हायर प्लांट्स और जो है वो ग्रीन एल्गी में देखने मिलेगा। फिर क्लोरोफिल सी डाइटम और ब्राउन एल्गी में देखने मिलेगा। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में देखने मिलेगा। अच्छा बताओ मेरे को, क्लोरोफिल डी जो है वो रेड एल्गी में देखने मिलेगा तो क्लोरोफिल डी का रंग क्या होगा? क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में देखने मिलेगा तो क्लोरोफिल डी का रंग क्या होगा? रेड बोला ना तो एक थप्पड़ मारूंगा, गाल रेड कर दूंगा। क्लोरोफिल तो हरा ही होता है, रेड कैसे हो जाएगा? है ना, समझ गए? तो रेड मत बोलना, समझ गए? रेड नहीं बोलना। क्लोरोफिल इज ऑलवेज ग्रीन पिगमेंट यार। ठीक है बेटा, है ना। तो अब रेड एल्गी रेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर में फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट अधिक अमाउंट में होता है, इसलिए वो रेड कलर की है। ब्लू एल्गी में ग्रीन कलर किससे? क्लोरोफिल ए से आता है। ब्लू कलर किससे आता है? सी फाइकोसाइनिन से आता है। ब्राउन एल्गी में ब्राउन कलर किससे आता है? फ्यूकोजेंथिन से आता है। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब क्लोरोफिल इज ऑलवेज ग्रीन इन कलर के। तो क्लोरोफिल ई येलो ग्रीन एल्गी में देखने मिलता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल आपको पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में देखने मिलता है। बैक्टीरियोवायरिडिन आपको ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में देखने मिलता है। तो कुल 7 प्रकार का क्लोरोफिल हो गया। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई और बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोवायरिडिन के। तो 7 टाइप ऑफ क्लोरोफिल जो है नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, कई इनके सब टाइप भी होते हैं, परंतु हमें 7 मेन टाइप के बारे में दिमाग में रखना है। ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी बताया था कि क्लोरोफिल का एक्चुअल मैच्योर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन जो है वो एक रिडक्शन प्रोसेस है। व्हाई इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस? क्योंकि प्रोटोक्लोरोफिल को आपको क्लोरोफिल में कन्वर्ट करना है। यूनिट 2 हाइड्रोजन आपको जोड़ना पड़ेगा और जहां भी हाइड्रोजन जोड़ोगे क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस लाइट में होती है। देखो बेटा, मैंने कहा ना आपसे कि प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में जोड़ने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ने पड़ते हैं। मतलब प्रोटोक्लोरोफिल को, मतलब कहने का मतलब है कि प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन एटम उसमें जोड़ने पड़ते हैं और जहां भी हाइड्रोजन एटम को जोड़ोगे तो रिडक्शन करोगे। ठीक है, इसलिए पौधों को यदि हम अंधेरे में रख दें तो वो पीले पड़ जाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इस समस्या को इटियोलेशन कहते हैं और जनरली ये समस्या हमको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने मिलती है क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बगैर सनलाइट के प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, पाइनस हुआ, साइकस हुआ, क्रिसमस ट्री हुआ, ये जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें ये समस्या नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म को आप अंधेरे में रख देंगे तो भी इसकी पत्तियां ग्रीन रहेंगी। कारण उसके पीछे ये है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर क्लोरोफाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट को के बगैर भी प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर सकता है। तो क्लोरोफाइलेज जो होता है प्रोटोक्लोरोफिल को क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ऑल्सो। ठीक है, तो जो क्लोरोफाइलेज है वो बेसिकली लाइट कंडीशंस का एक विकल्प के रूप में काम करता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म में इटियोलेशन की समस्या देखने नहीं मिलती है। ठीक है, अब दूसरे पिगमेंट की बात करते हैं कैरोटेनॉइड्स की। दे आर येलो और ऑरेंज इन कलर।
ठीक है, इन्हें शील्ड पिगमेंट कहते हैं, ये कवच पिगमेंट कहते हैं। बेटा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिगमेंट जो है वो जब कभी बहुत तेज लाइट इंटेंसिटी होती है ना, तो क्लोरोफिल के ऊपर ये पिगमेंट अपने आप को जमा कर लेते हैं ताकि लाइट इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए। लाइट इंटेंसिटी लाइट की एनर्जी का सूचक होती है, और यदि लाइट इंटेंसिटी हायर साइड होगी तो क्लोरोफिल के अंदर जो वाटर जब क्लोरोफिल पर लाइट को लेगा, वाटर मॉलिक्यूल को वो जो है वो स्प्लिट करेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, और जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है ना वो इतना पावरफुल होता है कि पूरे क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसको वो फोटो ऑक्सीडेशन उसका कर सकता है। तो उस फोटो ऑक्सीडेशन से सेव करने के लिए लाइट इंटेंसिटी को थोड़ा कम करते हैं। याद रखना, ऑक्सीजन जितना अधिक लाइट इंटेंसिटी होगा ऑक्सीजन उतना पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पावर थोड़ा कम रहे और क्लोरोफिल को डैमेज ना हो, इसलिए जो है वो क्लोरोफिल के चारों तरफ जो है वो कैरोटेनॉइड जो होते हैं वो एक शील्ड जैसा बना लेते हैं। इसको हम शील्ड, इसलिए इनको हम शील्ड पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। दे प्रिवेंट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं, एनर्जी को इकट्ठा करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर भी करते हैं। यदि लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो ये तमाम लाइट को इकट्ठा करेंगे, क्लोरोफिल को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। दो प्रकार के होते हैं कैरोटेनॉइड, एक होते हैं कैरोटीन, दूसरे होते हैं जेंथोफिल। कैरोटीन जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। फॉर्मूला है C40H56, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इनको हम प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। इनके कॉमन टाइप होते हैं अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन सबसे कॉमन देखने मिलता है, और यही बीटा कैरोटीन जो होता है आगे जो है विटामिन ए के बनाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। गाजर के अंदर, सबके अंदर कोई बीटा कैरोटीन जो देखने मिलता है वो यही होता है, कैरोटीन ही होता है, ठीक है। फिर जेंथोफिल जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। इनका फॉर्मूला होता है C40H56O2, इनका फॉर्मूला होता है। मोस्ट कॉमन जेंथोफिल होता है ल्यूटीन के, और जो है वो प्लांट्स के अंदर जेंथोफिल और कैरोटीन का रेशियो क्या होता है, 3:1 से लेकर 2:1 के आसपास वेरी करता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो बेटा, आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट ऑफ द पौधों में पके हुए फल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द, सभी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉक, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं, ओके। मोस्ट ऑफ द फ्रूट आपको पके हुए पीले दिखाई पड़ेंगे, येलो दिखाई पड़ेंगे या ऑरेंज दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। जब फल कच्चा होता है, हरा होता है, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। जब फल पक जाता है, पीला हो गया, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। ये भी पढ़ा साइटोलॉजी हमने। और क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, वे प्लास्टिड में हरे के अलावा कोई दूसरा रंग पाया जाता है। और हरे के अलावा सबसे कॉमन कलर क्या है प्लांट किंगडम में, वो है ऑरेंज और येलो, सबसे कॉमन है, वो इन्हीं के कारण आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं फाइकोबिलिन्स की। फाइकोबिलिन्स जो है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। ये 4 पायरोल रिंग से बने होते हैं, लेकिन इनमें मैग्नीशियम एटम और आयन, मैग्नीशियम आयन और फाइटोल टेल नहीं होती है। आपको फाइकोबिलिन जो है वो कहां देखने मिलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने मिलेंगे और रेड एल्गी में देखने मिलेंगे। ये भी एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं, दो तरह के होते हैं। फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होता है, फाइकोसाइनिन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है। और फाइकोइथिन जो होता है वो रेड कलर का होता है। फाइकोसाइन इरिथिन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है बेटा, और फाइकोइथिन क्या होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। क्लियर? तो मैं कहता हूं ब्लू ग्रीन एल्गी में ब्लू कलर कहां से आया, फाइकोसाइनिन से आया। रेड एल्गी में रेड कलर कहां से आया, फाइकोइथिन से आया, ठीक है। क्लियर? और याद रखना बेटा, पार, एक वर्ड यूज करते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेटेड रेडिएशन। पार का मतलब होता है, पार का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेटेड एक्टिव रेडिएशन। और ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर होती है। और इसको यदि हम एंगस्ट्रॉम में बोले तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम की हमको ये देखने मिलती है। और हमने आपसे कहा था ना बेटा कि E बराबर hc/λ, एनर्जी इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट के। तो याद रखिएगा आप कि जिस वेवलेंथ जितना कम होगा उसमें एनर्जी उतनी अधिक होगी, वेवलेंथ जितना बड़ा होगा एनर्जी उसमें उतनी कम होगी। इसका मतलब 400 नैनोमीटर वाली फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में मोर एनर्जी होता है एज कंपेयर टू दी 700 नैनोमीटर एक्टिव रेडिएशन, 700 नैनोमीटर लाइट रेडिएशन, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी, अब जो हमने पढ़ा उसी को एनसीईआरटी में कैसे लिखा उन्होंने, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कितने प्रकार के पिगमेंट भाग लेते हैं। We can look at for an answer of this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through the paper chromatography. Important है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल हम जो है वो पिगमेंट्स के सेपरेशन के लिए करते हैं। याद करो मैंने साइटोलॉजी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको टूल्स एंड टेक्निक पढ़ाया था,
और टूल्स एंड टेक्निक में मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात की थी। याद रखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करके लीफ के अंदर से अलग अलग पिगमेंट को अलग अलग कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन कर पाते हैं लीफ पिगमेंट का कि किस तरह के पिगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो मालूम चलता है हमें कि लीफ में केवल हरा पिगमेंट नहीं होता है, 4 मेन पिगमेंट आपको लीफ के अंदर से देखने मिलते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज मत करना। आप बोलोगे सर अभी आपने कहा था कि कैटेगरी 3 होती है, क्लोरोफिल्स और कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलेंस, वो है ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स। वो क्या है, वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट कि क्लोरोफिल एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, कैरोटेनॉइड एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, फाइकोबिलेंस एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट है। ये बात कर रहे हैं कि लीफ के अंदर से कितने पिगमेंट मिले आपको। सुनो, अंतर है, वहां बात कर रहे हैं हम कि दुनिया में कितने प्रकार के मनुष्य हैं। हमने कहा 2 तरह के मनुष्य हैं, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल। ठीक है, इस कमरे में कितने मेल और फीमेल हैं? सपोज कि यहां पे 3 मेल है 2 फीमेल है, दैट मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, समझे बात को। मतलब ये है, जब पिगमेंट की कैटेगरी पूछी हमने तो हमने कहा क्लोरोफिल्स, कैरोटेनॉइड और फाइकोबिलेंस। ठीक है, लीफ के अंदर पिगमेंट कितने तरह के हैं, तो हमने कहा 4। लीफ के अंदर पिगमेंट कितने हैं, तो लीफ के अंदर 4 पिगमेंट है। देखो क्या लिखा है, एक क्लोरोफिल ए है, ब्राइट ब्लू ग्रीन दिखाई पड़ता है हमें, क्लोरोफिल बी है, येलो ग्रीन दिखाई पड़ता है, जेंथोफिल है, येलो दिखाई पड़ता है, कैरोटेनॉइड्स हैं आपको येलो और येलो ऑरेंज दिखाई पड़ते हैं। तो आपको 4 पिगमेंट लीफ के अंदर से देखने मिले जब आपने उसका लीफ का पेपर क्रोमेटोग्राफी किया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ, इट इज द रिजल्ट ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आपने जब क्रोमेटोग्राफी में कली जो है वो सेपरेशन किया इसका, आपने लीफ को लिया, आपने लीफ से जो है पिगमेंट को निकाला, तो आपको 4 पिगमेंट देखने मिले वहां पे। ठीक है ना, क्लियर। पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेज दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है पिगमेंट की। पिगमेंट वे पदार्थ होते हैं जो विशिष्ट तरंगदैर्घ्य में लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? दैट इज द क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल के अंदर भी क्लोरोफिल ए। ठीक है, लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के। चलिए देखते हैं कि क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था और मैंने आपसे कहा था कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लू और रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। फिर ये भी देखेंगे हम कि कौन की वेवलेंथ, कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट एट विच द क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के। ऐसी कौन सी लाइट होगी जिस पर क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन को शो करता है। ठीक, डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ के। तो अब ये भी पूछ रहा है आपसे कि किस तरह की वेवलेंथ में आपको क्लोरोफिल ए में अधिक एब्जॉर्प्शन देखने मिलता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए का सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में यदि आप देखेंगे कि क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करता है, तो आप पाएंगे कि ब्लू और रेड रीजन को क्लोरोफिल ए अधिक एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे आप देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं आपके सामने जो है वो ग्राफ में दिखाई दे रहा है आपको, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है बेटा। के तो हम क्या देख रहे हैं, हमने क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटेनॉइड, हमने एनसीईआरटी का ग्राफ नंबर सी को पहले ऊपर ले लिया हमने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटेनॉइड के। तो गौर से देखिए, हम क्या पहले क्लोरोफिल ए होता है, जो क्लोरोफिल ए जो है उसको हम मार्क कर लेते हैं जरा। ठीक है ना, ठीक, क्लोरोफिल ए को देखो, ये मैं इसके ग्राफ को मार्क कर रहा हूं, मैं रेड से मार्क कर रहा हूं बेटा, है ना। ठीक है, हमको इसी ग्राफ को भी फोकस करना है। ठीक है, क्लोरोफिल ए है, आपको 2 पीक देखने मिल रहे हैं, पीक नंबर 1, पीक नंबर 2। ठीक है, पीक नंबर 1 कहां देखने मिला आपको, ब्लू स्पेक्ट्रम में देखने मिला आपको, ये ब्लू पे देखने मिला आपको। और पीक नंबर जो है वो 2 कहां देखने मिला आपको, ये रेड स्पेक्ट्रम में आपको ये देखने मिला। ठीक है, मतलब ब्लू और रेड लाइट को क्लोरोफिल ए अधिक एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी में आपने देखा तो थोड़ा सा जो है वो हल्का सा शिफ्ट किया, लेकिन मेजरली क्लोरोफिल बी भी ब्लू और रेड लाइट को ही एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, क्लियर। यदि आप दोनों में थोड़ा, आप देखो मामूली सा, कई बार क्या होता है ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन ड्राइव करते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं। यदि आप क्लोरोफिल ए और बी दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें, सुनना बात के, क्लोरोफिल ए और बी दोनों के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें तो आप बताइए कि क्लोरोफिल ए और बी में से कौन रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने में अधिक इफेक्टिव है।
यू कैन सी इट कि क्लोरोफिल बी का ग्राफ जो ग्रीन कलर से रखा है वो रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए रेड लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। यदि आप देखें कि क्लोरोफिल ए और बी में कौन ब्लू लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करता है, तो आप पाएंगे कि क्लोरोफिल बी का ग्राफ ऊंचा गया है, मतलब वो अधिक ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए। क्लियर? समझ रहे बात को? यानी यहां पे ये ग्राफ दे रखा है ना, ये कुछ मीनिंगफुल ग्राफ है, इससे क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि क्लोरोफिल ए और बी जो है ब्रॉडली दोनों ब्लू और रेड लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, और क्लोरोफिल ए और बी में कंपेयर करो तो बी इज हैविंग मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द ब्लू लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए, और रेड लाइट को क्लोरोफिल ए अधिक एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। ठीक है, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस में ये तो क्या हो गया, ये मैंने कहा ये तो हो गया है वेवलेंथ। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये हो गया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। तो आप क्या देख रहे हो कि वेवलेंथ की बात किया मैंने कहा आपसे कि ये है ब्लू लाइट 400 नैनोमीटर के और ये है रेड लाइट 700 नैनोमीटर के। तो क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं विजुअल स्पेक्ट्रम में यदि वेवलेंथ को हम 400 से लेकर 700 तक बढ़ाते हुए आए, समझ रहे बात कुछ के, ये क्या रीडिंग, ये 400 रीडिंग है, 700 रीडिंग है। के जैसे जैसे वेवलेंथ को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कहां पर लाइट रिएक्शन ऑक्सीजन, देखो आप कैसे पता लगाओगे आप फोटोसिंथेसिस का कि लाइट को, देखो लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन के बाहर निकलने की दर जो है इस बात का इंडिकेशन है कि अंदर रिएक्शन कितनी तेज चल रही है। यदि ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रहा है मतलब रिएक्शन फास्ट चल रही है, ऑक्सीजन स्लो स्लो बाहर निकला मतलब रिएक्शन स्लो चल रही है। ठीक है, तो क्या देखा आपने देखा कि ब्लू लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर एंड रेड लाइट में ऑल्सो हायर। ठीक है, लेकिन बीच में ग्रीन लाइट में मिनिमम। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जो एक्शन है इसका, जो फोटोसिंथेसिस का एक्शन है उसको यदि हम लाइट स्पेक्ट्रम पे कंपेयर करें तो हम बोलेंगे उसको एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे इसको हम, एक्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या शो करता है कि ब्लू और रेड लाइट इज मोर इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर? दोनों को कंपेयर कर लिया, एक साथ जोड़ लिया हमने। ब्लैक से आप देख रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ब्लू से आप देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो दोनों स्पेक्ट्रम एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए, इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस में ब्लू लाइट और रेड लाइट को अधिक एब्जॉर्ब किया जाता है और इसी पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अधिक रहता है। के मतलब यह है कि पिगमेंट क्लोरोफिल ही इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर? दिस ग्राफ टुगेदर शो that most of the photosynthesis takes place in blue and red region of the spectrum. ठीक है, some photosynthesis does take place at the lower other wavelength of the visible spectrum, पर कम होता है वो। Though chlorophyll A is a major pigment responsible for trapping the light, other thylakoid pigment like chlorophyll B, xanthophyll, carotenoid which are called the accessory pigment। तो मैंने पहले भी आपसे कहा क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, कि उसके अलावा बाकी जो पिगमेंट होते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, जो उसे फोटो ऑक्सीडेशन से सेव करते हैं, जो एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और एंटीना मॉलिक्यूल के समान काम करते हैं और क्लोरोफिल ए को एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो फायदा क्या होता है बेटा इनके होने से, यानी क्लोरोफिल ए के अलावा दूसरे पिगमेंट के होने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि कोई भी लाइट स्पेक्ट्रम होगा उसको कोई ना कोई पिगमेंट जो प्रेजेंट है सेल के अंदर वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल से डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैरोटेनॉइड का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि क्लोरोफिल केवल ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन कैरोटेनॉइड जो होते हैं उसके आगे के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फाइकोबिलिस उसके आगे के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फाइनली जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसकी एनर्जी को वो ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, जो एंटीना मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। ठीक है, क्लियर? अब हमें कैसे मालूम चलता है कि कौन सा पिगमेंट किस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? इसके लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कहां पे? टूल्स एंड टेक्निक में, जब सेल द यूनिट ऑफ लाइट में। ठीक है, ये मशीन होती है जो लाइट पिगमेंट से लाइट को भेजती है और ये पता लगाती है कि उस पिगमेंट ने कितना लाइट रिफ्लेक्ट किया और कितना उसने एब्जॉर्ब किया है। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपको
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइट सोर्स से लाइट को लिया गया है और प्रिज्म से लाइट को हमने अलग अलग स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर दिया उसको हमने, और फिर ग्रीन लाइट को हम क्लोरोफिल सॉल्यूशन पर डाल रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब उस लाइट का कितना लाइट रिफ्लेक्ट हुआ उसको वो मेजर कर रहा है। तो आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर पे आपको ऑलमोस्ट 100 के आसपास का रीडिंग दिखाई पड़ रहा है। गैल्वेनोमीटर पे आपको ऑलमोस्ट 100 के आसपास का रीडिंग जो है वो यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको, जो इस बात को शो करता है कि ग्रीन लाइट किसी भी काम का नहीं है क्लोरोफिल के लिए। वो क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को 100% तक उसको रिफ्लेक्ट कर देता है वो, ठीक है। जबकि आप देख रहे हैं नीचे वाले इमेज में, देखिए आप, ब्लू लाइट को डाला हमने और फिर देखा हमने, तो देखा आपने कि क्लोरोफिल पिगमेंट ने ब्लू लाइट को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। और माइक्रो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आप क्या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या देख रहे हैं, रीडिंग जो है वो 0 के आसपास दिखाई पड़ रही है आपको, ठीक है। तो हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट का हुआ है यहाँ पे। तो इससे मालूम कर लेते हैं हम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा पिगमेंट कौन से वेवलेंथ को, कौन से स्पेक्ट्रम की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है और किसको वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर। तो अब दो टर्म बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के, तो याद रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? इसका मतलब ये होता है बेटा कि हम कि कौन सा पिगमेंट, एक पर्टिकुलर पिगमेंट किस लाइट को अधिक एब्जॉर्ब करता है, उसका हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इट इज अ ग्राफ प्लॉटिंग लाइट एब्जॉर्प्शन वर्सेस द वेवलेंथ के। वेवलेंथ को आप एक्स एक्सिस पे रखोगे और लाइट एब्जॉर्प्शन को आप कहां रखोगे, वो वाई एक्सिस पे रखोगे आप, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट होगा तो एक्स एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। तो क्या देखा आपने 400 रखा यहाँ पे, 700 रखा आपने, और क्लोरोफिल का आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा, आपने कहा ब्लू पर अधिक है और रेड पर अधिक है ना, ऐसी बना था ग्राफ, ठीक। देखिए ना, अब ध्यान से समझिए, मैं आपको जो बात कह रहा था ना बेटा कि एक सेल के अंदर से बीटा कैरोटीन भी है, क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, फाइकोइथ्रिन भी है, फाइकोसाइनिन भी है, और देख रहे हैं आप, तो क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि हर पिगमेंट का अपना एक सेपरेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, अपना सेपरेट पिगमेंट किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए दूसरे पिगमेंट भी जरूरी होते हैं, क्लियर। लेकिन मेन जो रिएक्शन सेंटर है वो का क्लोरोफिल ए होता है वो, ठीक है। ये आप देख रहे हैं क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप आइसोलेटेड देख रहे हैं, अकेला देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ब्लू एंड वायलेट ब्लू जो है और रेड जो है वो वहां पर सबसे अधिक लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, ठीक। तो अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप, जब आप क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप? कंक्लूजन निकालते हैं कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोर ऑफ ब्लू वायलेट वेवलेंथ देन द रेड, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज चीफली ब्लू एंड रेड फॉर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब मोर ऑफ द रेड वेवलेंथ देन क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब मोर ऑफ द ब्लू वेवलेंथ देन क्लोरोफिल ए। मैंने बताया था अभी आपको, प्लांट्स में क्लोरोफिल ए जो है वो क्लोरोफिल बी से 3 गुना अधिक होता है, ठीक है। ऑन कंपेयर विद एक्शन स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ सीम्स टू बी वेरी इफेक्टिव, रेड वेवलेंथ सीम्स टू बी वेरी इफेक्टिव के। अब देखो रेड वेवलेंथ के बारे में खास बात ये है कि क्लोरोफिल, भले ही क्लोरोफिल ब्लू को थोड़ा अधिक एब्जॉर्ब करता हो एज कंपेयर टू रेड, लेकिन रेड इज मोर इफेक्टिव फॉर द फोटो एक्शन स्पेक्ट्रम। जो रिजल्ट मिलता है एक्शन स्पेक्ट्रम उसमें रेड हमको अधिक इफेक्टिव दिखाई पड़ता है, ठीक है। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? इट प्रोफाइल्स द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस के। मतलब फोटोसिंथेसिस में कौन सा वेवलेंथ कितना अधिक इफेक्टिव है ये हमको एक्शन स्पेक्ट्रम से मालूम चल जाता है, ठीक है। दिस ग्राफ प्लॉट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस द वेवलेंथ, ठीक है। The resulting action spectrum resemble the absorption spectrum of chlorophyll A but does not match exactly। मैंने कहा ना आपसे कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए दोनों में सिमिलरिटी होती है, एक दूसरे को पूरी तरह से सुपर इंपोज नहीं करता, पर दोनों में हमको रेड और ब्लू जो है वो डोमिनेटिंग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। दिस इज अब जो दिस इज पार्टली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एक्सरी पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल बी एंड द कैरोटीनॉइड। अब आप बोलोगे कि ये जो डिफरेंस है कंप्लीट ने जो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए है ये एग्जैक्टली मैच क्यों नहीं करता, 100% मैच क्यों नहीं करता? क्योंकि जो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, उसमें जो क्लोरोफिल ए भाग लिया, इसने काम किया, उसने एक दूसरे पिगमेंट से भी उसको लाइट मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि दूसरे शील्ड पिगमेंट, दूसरे एंटीना मॉलिक्यूल भी तो प्रेजेंट है, क्योंकि एक रिएक्शन सेंटर जो होता है ना उसमें क्लोरोफिल ए तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लेकिन वो क्लोरोफिल का ढेर होता है पूरा, उसमें क्लोरोफिल बी भी होता है, कैरोटीनॉइड भी उसके अंदर होते हैं, इसीलिए जो है वो दूसरे एडिशनल पिगमेंट के कारण जो है एक्शन हमको थोड़ा सा और मोर हायर साइड दिखाई पड़ता है, ठीक है।
याद रखिएगा कि रिपीट कर रहा हूं इसको मैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो फोटोसिंथेसिस का था उसे पहली बार बताने वाले वैज्ञानिक थे थियोडोर डब्ल्यू इंगलमैन। किस एल्गी पर प्रयोग किया है इस पर एनसीईआरटी आंसर देता हूं अभी मैं आपको, क्लेडोफोरा। ठीक है, क्लियर है ना। इस इमेज में आपको स्पाइरोगोरा दिखाई पड़ रहा है, वो भी सही है, लेकिन क्लेडोफोरा एनसीईआरटी में लिखा, ध्यान रखिएगा आपके। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ब्लू और रेड लाइट में अधिक ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रहा है, मतलब मोर फोटोसिंथेसिस हमको देखने मिल रहा है यहां पे। ठीक है, क्लियर। तो एक्शन स्पेक्ट्रम का कंक्लूजन क्या निकला, क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोप्लास्ट shows that the chlorophylls are responsible for absorption of light in the photosynthesis। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस रेट सबसे मैक्सिमम रेड में होता है, देन ब्लू में, देन ग्रीन में। याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उसमें रेड फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू दी ब्लू। ठीक है, क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हमें मालूम है कि वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेड को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल को, यदि हम क्लोरोफिल को बीकर में भरें सपोज, ठीक है, यदि क्लोरोफिल को हम एक बीकर में भर लें और अंधेरे में रख दें, हम थोड़े समय के बाद क्लोरोफिल को हम देखें, ठीक, तो हमें लगेगा कि वो रेड कलर को इमिट कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेटा, हम क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरोसेंस कहते हैं। के फ्लोरोसेंट ये जो है वो हम फ्लोरोसेंट हम जो है वो मीडियम में इसको देखें तो हमको रेड दिखाई पड़ेगा, लाइट को इमिट करता दिखाई पड़ेगा। इफ आइसोलेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल इज इलिमिनेटेड, जब क्लोरोफिल के आइसोलेटेड सॉल्यूशन को हम इलिमिनेट करते हैं तो हमको ये फ्लोरोसेंस को शो करता है। ये आपको रेड लाइट को निकालने, जो लाइट को ऑब्जॉर्व करता, देखो पहले क्लोरोफिल आपको जब तक दिन में रहेगा आपको ग्रीन दिखाई पड़ेगा, रात में अंधेरे में रखोगे तो ये रेड लाइट को इमिट करता हुआ बाहर छोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब पिगमेंट मालूम चल गया, साइंटिस्ट के बारे में बात कर ली हमने, कौन वैज्ञानिक इन्वॉल्व थे इसमें। ठीक है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एक 2 स्टेप वाली प्रोसेस है, और मैंने बताया भी था आपको कि फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर आपको पर्याप्त डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलता है, आपको वहां पे आपको जो है वो बेहतर प्रकार का डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलता है। मैंने कहा भी था कि थैलेकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ग्रेना के जो है थैलेकॉइड से बने हुए ढेर होते हैं। कि ग्रेना या थैलेकॉइड लाइट रिएक्शन करते हैं और जो स्टोमा है उसमें एंजाइम होते हैं वो डार्क रिएक्शन करता है। तो फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप इन्वॉल्व है बेटा, एक लाइट पर डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंडेंट, वो लाइट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। दूसरी है डार्क रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन रिएक्शन बोलते हैं या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए दिमाग में रखना इस बात को कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो ग्रेना में होता है। लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है, और वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद ऑक्सीजन रिलीज करोगे तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा, और वो हाइड्रोजन को NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लाइड फॉस्फेट, ठीक है ना, उसको वो रिड्यूस करने में काम आता है। और ये हाइड्रोजन ये कहलाता है, इसे बोलते हैं हम रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, इसको हम रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं इसे हम। रिड्यूसिंग पावर इज NADPH, ठीक है ना, जिसके पास हाइड्रोजन होता है CO2 को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ATP को बोलते हैं हम केमिकल एनर्जी, ATP को बोलते हैं हम केमिकल एनर्जी, जो कि आगे डार्क रिएक्शन में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि हम लाइट रिएक्शन में जो है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी ATP और रिड्यूसिंग पावर NADPH में कन्वर्ट करते हैं हम। सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ATP को बनाते हैं और NADPH को हम बनाते हैं। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है हमको बेटा ग्रेना, देख रहे हैं आप पे थैलेकॉइड दिखाई पड़ रहे हैं, और थैलेकॉइड के ढेर को क्या बोलते हैं हम, ग्रेना कहते हैं। क्लियर, स्टॉक ऑफ थैलेकॉइड ग्रेना में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए डार्क रिएक्शन कहां होता है, स्टोन होता है। डार्क रिएक्शन को बेटा हम कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसमें हम शुगर बनाते हैं, CO2 को रिड्यूस करते हैं, और CO2 को रिड्यूस करने के लिए ATP का उपयोग करते हैं, NADPH का भी यूज करते हैं। तो NADPH जो हाइड्रोजन लेके आता है ना, वो हम CO2 में जोड़ते हैं और उससे शुगर मॉलिक्यूल को बनाते हैं, C6H12O6 बनता है। क्लियर, ठीक है, तो एक बात हम समझ गए, याद रखना लाइट रिएक्शन इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन जो ग्रेना में होता है। डार्क रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसमें रुबिस्को एंजाइम भाग लेता है और ये स्टोमा के अंदर होता है। वेरी वेरी IMP, क्लियर, ठीक है। तो एक फटाफट फ्लो चार्ट मानते हैं, एक फ्लो चार्ट बेटा बना लीजिए, है ना, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है ना, ऑलमोस्ट एंड पे इसमें हम सनलाइट को लिया लाइट रिएक्शन में। अब इस फ्लो चार्ट में थोड़ा सा बेटा ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये कहां होती है,
घृणा में, ये होती है घृणा में होती है बेटा, है ना। वाटर को यूज किया, वाटर को लिया यहां पे, ऑक्सीजन को बाहर निकाला, एटीपी एनएडीपीएच को बनाया यहां पे। और ये लाइट रिएक्शन के एटीपी एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। डार्क रिएक्शन कहां होता है? ये होता है स्टोमा में होता है, ये स्टोमा के अंदर होता है, ठीक है, नोट कर लेना। देखो लाइट रिएक्शन, वाटर का इस्तेमाल किया, ऑक्सीजन को बाहर निकाला, एटीपी एनएडीपीएच बना, एटीपी एनएडीपीएच डार्क रिएक्शन में गया, CO2 को लिया गया वहां पे और वहां पे इसको शुगर में कन्वर्ट किया गया, है ना बेटा, क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहीं तक देखेंगे आज हम। नेक्स्ट क्लास में हम लाइट रिएक्शन को और डार्क रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो बेटा देखो फिजियोलॉजी पूरा समझने का है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर फिजियोलॉजी में याद कर रटने से कैसे बने, आप बताओ। अब आगे हम पढ़ेंगे ना कि कैसे लाइट रिएक्शन में कैसे काम होता है, कि कैसे जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे काम करता है, कि फिर केल्विन साइकिल कैसे का, तो ये सब चीजें रट नहीं सकते आप, इसको समझना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, जमकर मेहनत करते रहिए बेटा। और आप कमांडोज हैं, आपको मशीन के समान व्यवहार करना है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई इफ और बट नहीं, केवल कमांड को फॉलो कीजिए, जमकर पढ़िए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.